आप सभी लोगों को सारा मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। कैसे हो आप लोग? देखिए 10th क्लास मैथ्स 1.1 के सारे क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे और इस चैनल्स पे 10th क्लास के पूरे सिलेबस को ख़त्म किया जा रहा है। मैंने पीछे वीडियो दिया है आपको, इंट्रोडक्शन क्लासेस हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया, आप उसको देखिए और 1 बाय 1 सारे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक देखते हैं। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए एक शब्द आया है अभाज्य गुणनखंड, और पता है मैंने सब कुछ संख्याओं के बारे में बता रखा, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सारी चीज़ें आप देखिए, वीडियो देखिए, उसमें क्लासेस पड़ी हुई है 10th क्लास के प्लेलिस्ट में। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या, हमें ऐसे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करना है। अब अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसके दो गुणनखंड होते हैं। जिसके कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं, वो हमारे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अब इस संख्याओं का जो आप गुणनखंड करोगे ना, तो ऐसी संख्या का गुणनखंड करना है जिसके दो गुणनखंड हो। जिसके कितने गुणनखंड हो? दो गुणन, मतलब दो संख्या से विभाजित हुए। अगर मैं पहली संख्या की बात करूं तो 140 का अगर अभाज्य गुणनखंड करना है मुझे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतिम अंक 0 है। किसी भी संख्या के अगर अंतिम अंक 0 होता है या तो सम संख्या होता है, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 से विभाजित करेंगे इसको, 2 सत्ते 14, ये 0 का 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। फिर 5 से काटेंगे इसको, क्योंकि 5 से कटेगा ये, 5 सत्ते 35। फिर 7 से काट देंगे, 7 एकम 7। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है ना, 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है, 2 कितने बार है? 2 बार। तो 2 की पावर 2 लिखोगे, और 5 कितने बार? 1 बार, तो 5 को 5 ही लिखो, और 7 कितने बार है? 7 एक बार, तो 7 को 7 लिखो। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड ये आ गया हमारा। ठीक है, देखिए सेकंड है हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। इसके भी अंतिम अंक कितने हैं? सम संख्या है, तो इसका मतलब 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से विभाजित होगा, 2 तिया 6, 2 निमा 18। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 एकम 13। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ना, 2 की पावर 2 इंटू 3 और इंटू हो जाएगा 13। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है 3825। अब ना अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक 5 हैं, तो आपको दो संख्या से डिजिबिलिटी रूल देखना है। एक तो 5 से विभाजित होगा ही होगा, एक बार 3 से भी देखते हैं। 3 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाए, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाता है। तो 3 तो कैंसिल कर दीजिए, 5 8 और 2 10 और 5 15, 15 3 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर 7 और 5 12, फिर ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 बचता है, 3 पंजे 15। फिर ये 3 से विभाजित होगा, 5 6 9, अब 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित करो, 5 अठे 40, 2 बचा, 5 बचे 25। फिर 5 से विभाजित करो, 5 कम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। फिर 17 से विभाजित करो, 17 एकम 17। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 38 25 का अगर मुझे चाहिए तो कितना हो जाएगा? ये 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17, यह हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए अगला पोर्शन है हमारा, चौथा पार्ट इसके। ठीक, कोई दिक्कत? चौथा पार्ट इधर बनाते हैं। चलो मैं इसको रफ करता हूँ। चौथा 5005
ठीक। लास्ट में 5 आ रहे हैं, तो लास्ट में अगर 5 आ रहे हैं तो मैंने कहा 2 संख्या से ट्राई करना है अभाज्य संख्या के लिए। एक तो पहला अभाज्य संख्या 3 है, क्योंकि 2 से तो विभाजित होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, ठीक। तो 5 और 5 10 है, तो 10 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि संख्या का योग करोगे अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अब 5 और 5 10 3 से विभाजित होगा नहीं, तो आप पहला ट्राई करोगे 5 से ही। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, फिर कितने से? देखो अल्टरनेट संख्या को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद अगर 0 आए या तो 11 के विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो अल्टरनेट 1 और 0, तो 1 और 0 1 हो जाएगा, और संख्या फिर 0 और 1 1, तो जब इसमें से घटाओगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है, ठीक है। तो 11 निमा 99 एक बचता है, और 11 एकम 11, ठीक। अब देखो ये संख्या 7 से विभाजित है, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, फिर ये संख्या 13 से विभाजित है, 13 एकम 13। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो ना, अगर आप इस क्रम में लिखते हो 5 11 7 13 तो गलत नहीं है, लेकिन यह है कि छोटी से बड़ी की तरफ जाओ तो अच्छा है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 5, फिर दूसरा है 7, फिर उससे बड़ी है 11 और उससे बड़ी है 13, ठीक है। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक। आप पहले 11 से भी काट सकते हो, काटने का किसी से, लेकिन छोटे से बड़े एक सही रूल माना जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 5वां पार्ट इसका लिखा है 74 और 29। इसको जो है हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। एक बार आप 17 7 119, ठीक है। 17 से विभाजित करिए सबसे पहले आप इसको। 17 चौको 68 हो जाएगा, 17 चौको 68, 69 70 6 बचेगा। 17 कम 17 17 34 17 तिया 51, 17 तिया 51, कितना बचेगा? 11 बचेगा। और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 19 से ट्राई करिए। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 5 बचेगा। 19 से कम 19 38, 19 तिया 57, 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, ठीक है। फिर लास्ट कितना? 23 से। और ये सारे अभाज्य संख्या है ना, 17 भी अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या है। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 74 और 29 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 17 इंटू 19 और इंटू 23, ठीक है। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, ठीक। सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लिखा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। सबसे पहले हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और हमें जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर जांच करेंगे उसकी। तो 26 को देखो आप अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 एकम 13, ठीक है। तो 26 का हो जाएगा 2 इंटू 13, ठीक। आप 91 का डिवाइड करिए, गुणनखंड करिए, तो कितना हो जाएगा 7 13 7 91, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, फिर 13 एकम 13। तो 91 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 13 लिख सकते हो, ठीक। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसकी अब इसका एलसीएम ज्ञात करना है हमें। एचसीएफ सबसे पहले ज्ञात करो। तो देखो जो दोनों में प्रेजेंट हो और कम पावर में हो, तो इसका मतलब है कि 13 दोनों में प्रेजेंट है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। एलसीएम क्या है? जो दोनों में प्रेजेंट होता है उसको तो एक बार लेते हैं, यानी कि 13 दोनों में प्रेजेंट है, 13 एक बार, बाकी जो बचा हुआ सबको गुणा कर दो। तो 7 बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, और 91 को 2 से गुणा करोगे आप तो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 182, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ और एलसीएम हो गया। अब इसकी जांच है, क्या है इसकी जांच है। जांच में क्या है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम और इंटू एचसीएफ, ठीक। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले, क्या फर्स्ट संख्या और इंटू सेकंड संख्या। देखिए क्या है फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या। फर्स्ट संख्या हमारा है 26 और सेकंड संख्या हमारा है 91,
गुणा करो इसको, 26 और 91 का गुणा करो, 6 कम 6 और 2 1 कम 2 और 9 6 54, हासिल लगे 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 23 66, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड, अब एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है 182 और एचसीएफ कितना है 13 है। देखो 13 दूनी 26, हासिल लगे 2, 13 7 91, 13 8 104, 104 और 2 106, हासिल लगे 10 और 13 कम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है ना, तो ये जांच कंप्लीट हुआ। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड, ये हमारी फर्स्ट जांच कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन का ये एलसीएम एचसीएफ है और ये क्या है जांच है। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से सॉल्व करवा देंगे सारे क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 510 है और 92 है, 510 और कितना है 92 है। इसका सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 10 और 2 12, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 8 और 5 13, 5 से विभाजित होगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, फिर 17 एकम 17। तो जो एलसीएम होगा ना, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 17 और 92। देखो कितना, 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 छिंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 एकम 23। तो इसका जो 92 का जो गुणनखंड हो जाएगा ना, माफ़ करना यहाँ पे ना 510 का गुणनखंड है ये, ठीक। 92 का जो गुणनखंड हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक। अब हमें ज्ञात करना है इसका एलसीएम। कैसे ज्ञात करोगे एलसीएम, एलसीएम देखो जो सबसे बड़ी पावर है जो दोनों में प्रेजेंट है उसको ले लेते हैं एक बार, तो 2 है दोनों में प्रेजेंट तो उसको ले लेंगे एक बार बड़ी पावर को, यानी कि 2 की पावर 2 को ले लेंगे, और तो कुछ नहीं है ना, तो 3 5 17 और उधर से 23, जो बचा हुआ पोर्शन है उसको ले लेते हैं। क्या करोगे, सबसे पहले जो दोनों में प्रेजेंट है और ज़्यादा पावर है, एलसीएम की कहानी है, ज़्यादा पावर है उसको एक बार ले लेंगे, फिर जो बचेगा उन सारे सबको आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो गया, ये हो जाएगा 3 17 तो 51 कर लो यहाँ से, और 5 को ऐसे रहने दो, और 23, क्योंकि ना 5 की गुणा 20 से कर दो, थोड़ा कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा, 5 की गुणा 4 से, तो 5 को 20 हो जाएगा, और 51 और इंटू कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। जब आप गुणा करोगे इसको 51 की 23 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 2 एकम 2 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 3 7 1 1, ठीक है। और फिर इसके आप 20 से गुणा कर दो 2 से, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, हासिल लगे 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, 23 46 हो जाएगा। गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 23 46, ठीक है। अब इसका आप जो है एचसीएफ ज्ञात करो, इसका एचसीएफ देखो, एचसीएफ होता है जो दोनों में प्रेजेंट है और कम पावर है, दोनों में प्रेजेंट है 2 और कम पावर है, 2 की पावर 1 कम पावर है, तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब इसकी जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट संख्या है हमारा 510 और सेकेंड संख्या है हमारा 92, एलसीएम है हमारा 23 46 और एचसीएफ है हमारा 2। गुणा करो इसको, देखो
आप इसकी गुणा करो 51 की 92 की गुणा करो तो हो जाएगा 2 और 5 दूनी हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और हो जाएगा 45, 2 9 6 4 यानी कि कितना हो जाएगा 46 92। ठीक है, इसकी गुणा करो 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, देखो 46 92। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया हमारा, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। थर्ड पोर्शन देख रहे हैं, इसका तीसरा पार्ट देख। तीसरा क्वेश्चन है 3 3 6 और 54 54। इसका HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है और जांच करना है। तो 3 3 6, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। ठीक, फिर 2 से काटो, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटो, 7 एकम 7। ठीक, इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 3 6 का जो गुणनखंड हो जाएगा, 2 कितने बार देखो 1 2 3 4 है तो 2 की पावर 4 लिखो और 3 और इंटू 7। ठीक, 54 का देखो बेटा, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 निवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो जो 54 का हो जाएगा ना वो होगा 3 की पावर 3 और 2 हो जाएगा। ठीक, कोई परेशानी नहीं है। अब इसकी सबसे पहले हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो HCF देखो, जो दोनों में प्रेजेंट हो और कम पावर में है, 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 1 है, तो 2 तो ये प्रेजेंट है, कम पावर वाले को लेना है तो 2 ले लेना है यहाँ से। 3 भी है और 3 भी है, तो 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, तो कम पावर को लेना है, HCF में ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 6 इसका HCF। LCM क्या होगा इसका, LCM देखो मैक्सिमम पावर को लेना है, 2 प्रेजेंट है, 2 इसमें प्रेजेंट है, लेकिन 2 की पावर 4 बड़ा है तो 2 की पावर 4 ले लो। यहाँ से 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, तो LCM के लिए बड़ा पावर को लेना पड़ता है, तो 3 की पावर 3 ले लिया मैंने। तो ये पोर्शन खत्म और ये पोर्शन। जब हम बड़े पावर को ले लेते हैं तो छोटे पावर लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, बच्चा कितना है 7 है। देखो अब LCM कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 4 8 16, 2 4 8 16, एक तो 16 हो गया यहाँ से और 3 3 9 27 हो गया और यहाँ से फिर 7 हो गया, 16 और 7 7 49 हासिल लगे 4 और 7 दूनी 14, 14 4 18, 16 निमा 144, 144 का 4 हासिल लगे 14 और 16 पंजे 80, 16 सिंह 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, कितना हो जाएगा 8 4 12 हासिल लगे 1, 8 4 12 हासिल लगे 1, 2 और 1 3 और 1 4, 42 हासिल लगे 14 और 16 एकम 16, 10 हासिल लगे 1 और 1 2, 10 हासिल लगे 1 और 1 2 और 1 3, 30 24 कितना हो जाएगा। ठीक है, 2 4 8 16, 3 3 9 27 और ये 7 हो जाएगा, 7 7 49 लगे 7 14 18। ठीक है, 16 निमा 144 हासिल लगे 14, 16 पंजे 80, 16 सिंह 96, 16 अट्ठे 128, 28 8 4 12 हासिल लगे 1 3 और 1 4 और 1 142 हासिल लगे 14 और 16 कम 16 16 14 30। ठीक है, 30 24 इसका LCM आ गया। अब कहानी क्या है, अब हमें करनी है इसकी जांच। क्या करनी है, जांच करनी है। फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर LCM और इंटू HCF, है ना। फर्स्ट संख्या हमारा कितना है, फर्स्ट संख्या है 336, सेकंड संख्या कितना है 54, LCM कितना है 30 34, 30 24 माफ करना, और HCF है 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी गुणा करो, 336 की गुणा 54 से करो, 6 चौको 24, 24 का 4 हासिल लगे 2 और 4 तिया 12 13 14 हासिल लगी 1
और 4 तिया 12 और 1 13, 5 छिंग 30 हंसी लगे 3, 5 तिया 15 और 3 18 हंसी लगे 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 9 10 11 हंसी लगे 1, 6 और 1 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 18 144। ठीक है। और ये 6 चुको 24, 24 का 4 हंसी लगे 2, 6 दूनी 12 13 14 हंसी लगे 1, 1 का 1 और 6 तिया 18, 18 144। देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन को देखिए। हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें इन संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। इसका 12 का कितना हो जाएगा, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 12 का हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ठीक, अगला 15 का 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5। ठीक, पावर 1 1। अगला 21 का 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो 21 का हो जाएगा 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ क्या होता है जानते हो? एचसीएफ होता है जो तीनों में मतलब ऐसे तीनों में जो प्रेजेंट है और कम पावर है। तो देखो 2 क्या तीनों में है प्रेजेंट? तो नहीं है, 3 है तीनों में प्रेजेंट और 3 की पावर 1 ही है, तो ये एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा। और कुछ प्रेजेंट है जो तीनों में नहीं है, तो एचसीएफ 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, जो तीनों में प्रेजेंट है उसको लेंगे एक बार, बाकी जो बचा हुआ उसको ले लेंगे, सारे पोर्शन को ले लेंगे। जैसे 2 की पावर 2 बचा है तो ले इसको ले लो पूरा, 5 की पावर 5, 1 बचा और 7, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 4 और ये 5 और ये हो जाएगा 7, तो 4 तिया 12 और 12 पंजे 60 और 7 छिंग 42, यानी कि 420 आ जाएगा इसका एलसीएम। कितना आ जाएगा 420। ठीक है, अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 17 का गुणनखंड करोगे तो 17 तो अभाज्य संख्या ऑलरेडी, तो 17 इंटू 1 लिख सकते हो तुम। 23 को तो 23 इंटू 1 लिख सकते हो। 29 को क्योंकि सारे अभाज्य संख्या ही है, इसका विभाजित या और किसी और संख्या से नहीं होगा। तो जो एचसीएफ है, मैंने क्या कहा एचसीएफ के लिए जो तीनों में प्रेजेंट होता है और कम पावर, तो देखो जो तीनों में प्रेजेंट है वो क्या है 1 है, तो एचसीएफ हो जाएगा ये। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम है, एलसीएम जो बचा है, अब जो तीनों में प्रेजेंट हो तो 1 हो गया, बचा क्या है 17 है, तो 17 की गुणा करोगे, 23 की गुणा करोगे और 29 की गुणा करोगे। ठीक है, तो 17 तिया 51 हासिल लगे 5 और 17 दूनी 34, 34 और 5 39 और 29 से गुणा करो। 391 को 29 से गुणा करोगे तो 9 एकम 9, 9 ने 81 हासिल लगे 8 और 9 तिया 27, 27 और 8 हो जाएगा 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 हासिल लगे 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 9 3 8 और 5 13 हासिल लगे 1, 7 10 और 1 11, 11 33 9, कितना हो जाएगा 11 33 9, ये हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, 8 अभाज्य गुणनखंड 8 का क्या लिख सकते हो, 8 का लिख सकते हो 2 की पावर 3 लिख सकते हो। 9 का क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 लिख सकते हो। 25 का क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें देखो, तो इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना होगा, क्योंकि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना उसमें 1 है, 1 गुणा में है 1, तो जो इसका एचसीएफ होगा वो एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर ये 8 9 और ये 25, तो देखो 25 अट्ठे हो गया 200 और 9 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200
और 9 और 9 दूनी 18 के 1800 हो जाएगा इसका क्या एलसीएम हो जाएगा। 1800 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब फोर्थ एचसीएफ इतने दिया गया है और एलसीएम ज्ञात करना है। इस संख्या का एचसीएफ इतना दिया गया और इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो ये फर्स्ट संख्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट संख्या है हमारा कितना है 306 और सेकंड संख्या है हमारा 657। ठीक, और इसका जो हमें दे रखा है एचसीएफ दे रखा है वो दे रखा है 9 और हमें एलसीएम इसका ज्ञात करना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ और इंटू एलसीएम। फर्स्ट संख्या कितना है 306 और सेकेंड संख्या एचसीएफ कितना है 9 है और एलसीएम का कोई पता नहीं है कितना है। अब इसको विभाजित करो 306 इंटू 657, 9 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम। अब 9 से 9 × 27 3 9 × 36 कट जाएगा। 9 × 27 3 बचा 9 × 36। अब 6 5 7 को 34 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 7 × 28 हंसी लगे दो, 5 × 20 और 2 22 हंसी लगे दो और 6 × 24 25 26, 7 × 21 हंसी लगे दो, 5 × 15 16 17 हंसी लगे 1 और 6 × 18 और 19, 8 3 23 हंसी लगे 2, 9 10 11 12 13 13 का 3 हंसी लगे 1, कितना हो जाएगा ये एलसीएम हो जाएगा इसका 23 338, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। देखिए 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करते बोले जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, ये क्वेश्चन को समझना होगा। ठीक है, पता है क्या कह रहा है? कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी संख्या प्राकृतिक संख्या n, और n क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो n बराबर है प्राकृतिक संख्या। और पता है प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है कि n का वैल्यू है 1 2 3 कहाँ तक अनंत तक जा सकता है। ठीक है, क्या 0 पर समाप्त है? 0 पे समाप्त है इसका मतलब क्या है, जैसे ना संख्या अगर मैं देखूँ 10 तो 0 पे समाप्त है ना, अगर मैं 20 की बताऊँ तो 0 पे, 200 0 पे, मैं एक संख्या लिखता हूँ ये, तो ये यानी कि इकाई का अंक क्या 0, मतलब अगर इकाई का अंक 0 है तो इसका मतलब क्या है वो संख्या 0 पे समाप्त है, ये कहना चाह रहा है। क्या ये 6 की पावर n 0 पे समाप्त हो सकता है, हमसे ये पूछ रहा है कि क्या ये 6 की पावर जो n है वो 0 पे समाप्त हो सकता है। और 6 की पावर n कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होने के लिए ना तो उसके गुणनखंड में 2 की पावर कुछ चाहिए और 5 की पावर कुछ चाहिए, मतलब कम से कम 2 1 2 और 1 5, यानी कि एक जोड़े में 2 और 5 आना चाहिए, क्योंकि 5 दूनी 10 बनाएगा, तब जाके वो शून्य पे समाप्त हो सकता है। तो शून्य पे समाप्त होने के लिए संख्या क्या होना चाहिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए शून्य पे समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, शून्य पे समाप्त होने के लिए चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 की पावर कुछ हो और 5 की पावर कुछ हो, और ये m और n क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, m और n क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो जो है 2 की पावर समाप्त होगा। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 की पावर n, इसकी गुणनखंड करो तो 2 इंटू 3 आएगा और उसकी पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो देखो 2 की पावर आ रहा है और 3 की पावर, लेकिन हमें 3 की पावर थोड़ी चाहिए, हमें कितने की पावर चाहिए, हमें 5 की पावर चाहिए, जो कि 5 की पावर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है संख्या 2 पर समाप्त नहीं, सॉरी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो लिखोगे अतः यह 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 की पावर हमें चाहिए क्या, ये क्वेश्चन हमारा। देखिए छठा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोले कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। ये देखिए भाज्य संख्या होने के लिए ना क्या
भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड की जरूरत पड़ती है। कितने संख्या गुणनखंड की जरूरत पड़ती है? 2 से। तो 2 से अधिक गुणनखंड की जरूरत है, तो उसमें तो एक तो है एक। जैसे ना अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 किससे किससे विभाजित होगा? 2 से, 3 से और 1 से और 6 से, इतने सारी चीज़ों से विभाजित हो जाएगा। तो एक तो संख्या होता है एक जो सब में प्रेजेंट होगा। जैसे 6 से, तो 6 से वो कौन कौन? एक तो 1 विभाजित करेगा और 6 से खुद विभाजित करेगा। ये तो 2 सब में प्रेजेंट रहेगा एक को छोड़कर, क्योंकि संख्या एक सिर्फ एक से विभाजित करता है। ठीक है। अच्छा, बाकी जो अगर कोई भी संख्या को कोई दूसरी संख्या उसको विभाजित कर पा रहा है तो हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। अगर प्रोफेशनली में देखूं तो बोलते हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मली आप इस बात को कह सकते हो कि अगर कोई संख्या कोई दूसरे संख्या उसको विभाजित कर दे रहा है एक के अलावा, तो हमारा वो भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो 17 × 11 × 13 और प्लस 13। ठीक। तो देखो इसमें मैं 13 को बाहर निकालूंगा, क्योंकि गुणा में ना एक पद ये है, इसका एक पद ये है, तो दोनों पद में 13 कॉमन है, तो 13 को बाहर निकाला तो यहाँ से बचा 7 और यहाँ से बचा 11 और प्लस यहाँ से बचा 13। देखो तो इसके गुणनखंड आ गए, एक तो 13 है, एक 7 × 11 और प्लस 13 है। ठीक है। इसको गुणा करके इसको जोड़ दोगे तो एक गुणनखंड ये हो जाएगा और एक गुणनखंड इसका ये हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक तो सब में होता है, तो देखिए 1 2 और 1 3 गुणनखंड है नहीं है, तो आता है क्या है? ये भाज्य संख्या है। तो बोल रहे कि हमें भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें कम से कम 2 होना चाहिए ना, तो हमने 3 को शो कर दिया, तो इसमें 3 गुणनखंड हैं। 3 से अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम 3 कम से कम शो करना है। 3 गुणनखंड हैं, इसमें 3 गुणनखंड, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है। अगला देखो 7 6 5 4 3 2 1 और फिर प्लस 5। देखो यहाँ से 5 को बाहर निकालो, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5। एक तो गुणनखंड इसका ये है 5, एक गुणनखंड अगर मैं पूरी बात करूँ तो ये हो सकता है और एक, तो इसमें भी तो 3 गुणनखंड हैं। क्यों है ये? क्योंकि इसमें 3 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, या लिख सकते हो कि 2 से अधिक गुणनखंड है इसमें। ठीक है। क्योंकि 3 फिक्स नहीं है ना कि 3 गुणनखंड होगा, तो लिख सकते हो 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है। ठीक है। 2 से अधिक होना चाहिए, 3 जरूरी नहीं कि 3 से ज़्यादा भी हो सकता है इसमें। ठीक है। तो 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो, अधिक गुणनखंड है। इस वजह से संख्या क्या है? भाज्य है। सातवां क्वेश्चन है, बोले कि मैं इसे बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ, थोड़ा लेंदी है ये। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 15 मिनट लगाते हैं, 18 मिनट लगाते हैं। ये मैदान है और ये सोनिया है। एक चक्कर लगाने में सोनिया लगाती हैं 18 मिनट। कितना मिनट? 18 मिनट। ठीक। इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। एक रवि है, मानो से यहीं से दौड़ना स्टार्ट करता है और उसने रवि ने लिया कितना मिनट? 12 मिनट। ये क्वेश्चन का मतलब है 12 मिनट लेने। बोले कि जबकि इसी मैदान के चक्कर, ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करता है, एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करता है, एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना कि कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, तो आप जो समय ले रहा है उसको आप क्या कर दो, उसका एलसीएम निकाल डालो।
ठीक है, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल डालो। जैसे 18 है और 12 है, इसका एलसीएम निकाल डालो। 2 निमा 18 और 2 छिंग 12, फिर 2 से काटो 9 और 2 तिया 6, फिर 3 से काटो 3 एक कम 3 तिया 9 और 3 एक कम 3, फिर 3 से काटो 1 1। तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों मिलेंगे। 36 मिनट बाद दोनों मिलेंगे। कैसे पता है? ये 18 मिनट लेगा एक चक्कर में, 18 मिनट लेगा दूसरे चक्कर में, तो इसका 36 यानी कि 36 मिनट में मतलब सोनिया लगाएगी दो चक्कर। और जो रवि है ना, रवि 12 मिनट में एक चक्कर, 12 मिनट में दूसरे चक्कर, 24 मिनट हो गया, और 12 मिनट में तीसरे चक्कर, 36 मिनट। ये 3 चक्कर लगाएगा और ये 2 चक्कर लगाएंगे, दोनों एक जगह मिल जाएंगे फिर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 1.1 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया है। ठीक, अब आगे जो है हम अगला प्रश्नावली को देखेंगे।